Now, politics over the proposed India-US trade deal has intensified. Leader of opposition Rahul Gandhi has yet again slammed the government for the Indo-US trade deal. While criticizing the deal, the leader of opposition said that the government, quote-unquote, surrendered before the US and said that America gave more concessions to Bangladesh and not to India, citing the deal as detrimental to India's sensitive sectors that harms India's agriculture and textile sectors the most. Home Minister Amit Shah has slammed leader of opposition, saying that policies during the UPA were the ones that actually damaged farmers' interest and that the LOP actually has a habit of lying. Commerce Minister Piyush Goyal hailed the deal as one that would benefit Indian farmers and said that the leader of opposition is clueless about the trade deal and was actually misleading Indian farmers. Responding to Rahul Gandhi's comments on whether Bangladesh is getting more concessions than India, Commerce Minister remarked that India qualifies for the exact same benefits as Bangladesh. Meanwhile, Textile Minister Giriraj Singh has also criticized and lashed out at the leader of opposition, saying that cotton export was stronger than ever and benefited farmers the most, safeguarding their interest. Listen in to the big politics that's unfolding regarding the trade deal. नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। कांग्रेस आज निराश है। भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस सुझाव नहीं है। यहाँ तक कि झूठ और फरेब के अलावा हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूँ एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है, जो आगे चलकर बढ़ेगा और मेरा मानना है कि दुगने से ज़्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं
भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। The other big story on the broadcast, State of Assam witnessed a historic event. Prime Minister Modi made a historic landing aboard C-130J aircraft in Assam's Dibrugarh. The Prime Minister also inaugurated the strip, launched projects worth 5,500 crore rupees, and he also witnessed a 40-minute aerial display by the Indian Air Force, featuring fighter jets, transport aircraft and helicopters. Now, as part of the exercise, the fighter aircraft, including Sukhoi and Rafale jets, also operated from the emergency landing facility. Now, the facility opens an identified stretch on the highway as an alternative runway during contingencies, which would be capable of handling emergency landing and takeoff operations of fighters, transport aircraft and helicopters. Now, this will also prove extremely valuable during humanitarian assistance and disaster relief operations in far-flung areas in the northeast. Take a look at this ground report that's been filed by my colleague Shreyasi De. A historic moment for Northeast as well as Assam as the Prime Minister inaugurates the emergency landing facility here at the Moran bypass, with the Indian Air Force demonstrating the capability of ability to maneuver fighter jets as well as cargo transportation. In a war-like situation, this civilian highway is going to double up as an emergency landing facility even in the times of disaster management. What sets it apart is that this highway has no divider in the middle, making it capable for the Air Force to land its large flights, to maneuver these flights, and of course this adding to not only the strategic importance of the northeastern region, but also the country witnessing something like this holds extreme significance. And of course, air show there being performed by the Indian Air Force with villagers from across lining up to get a glimpse. You can see the kind of crowd that has gathered here to see the brave hearts of our defence force take out these sorties that are being carried out on this particular highway, and the Prime Minister of the country along with the Defence Minister and other dignitaries here at the Moran bypass inaugurating this particular airstrip, which is going to be another boost for the defence sector here in the country. With Sanjay Chakraborty, Shreyasi De for NDTV from Dibrugarh. Turning attention now to the other big story on the broadcast. One person has been killed. 3 people have been injured after a portion of a pillar of an under-construction metro rail route in northeast Mumbai in Mulund collapsed. Detailing the incident, the MMRDA said that a section of the parapet fell from a height and struck an auto rickshaw that was passing by below. Authorities say that a high-level inquiry has been ordered to determine what really led to the collapse. Meanwhile, 5 lakh rupees of ex gratia has been announced for the family of the deceased, and the state government said that it's going to bear the medical expenses of the 3 people who've been injured in the incidents. Moreover, as per sources, in response to the structural collapse in that area, the MMRDA has now announced massive financial penalties of 6 crore rupees against the firms that were responsible for the project and its oversight, even as questions are being asked, what about those within these authorities? Should they now also not be facing greater scrutiny, and should there not be accountability within government departments overseeing the execution of such massive projects? Major
major accident occurred today in Mulund West, killing 1, injuring 3 after an under construction Metro 4 parapet wall fell on an auto rickshaw in which there were 4 people present, and after which all of them were rushed to the hospital, but it killed 1, whereas 3 currently are injured. At present we are here at the LBS Marg where the entire incident has occurred, and like you see in the visual, it is the parapet wall which suddenly fell, and as per the official information, it was installed just last night, and because of it not being typed and roped in a strong way is the reason why this entire collapse happened. And according to eyewitnesses and preliminary information from the BMC, a heavy cement slab and a segment of the pillar gave way during ongoing construction work, and the falling debris crashed directly onto a moving auto rickshaw and partially damaging a private car which was passing beneath the structure. Now the rickshaw was completely mangled under the weight of the concrete. While speaking to the local MLA, he stated that none of the MMRDA officials are currently present at the spot despite a multi-crore project of the Metro Line 4. Incidents like these occurring directly raises concerns and questions over the safety and security of the people who are travelling by the famously known busy road, the LBS Marg, and officials from the MMRDA, however, have stated that the firm responsible action will be initiated. उस समय जब ये पूरी घटना हुई, वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जिसने इस घटना को होते हुए देखा तो नहीं लेकिन सुना था। आपका नाम क्या है? निर्मयी। तो ये घटना कब हुई और आप उस समय कहाँ मौजूद थी? मैं ऑलमोस्ट 12-15 के अराउंड इधर से पास हो रही थी, एंड मैंने ज़ोर से कुछ गिरने की या कुछ बैंग होने की आवाज़ सुनी, और वही सुनने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। आप वहाँ से निकल गई, और वो आवाज़ कितनी, क्या बहुत ज़्यादा भारी थी जिसके चलते आप भी डर गई, और आप कितनी दूर मौजूद थी उस जगह से? मैं जस्ट आई थिंक 5 मिनट के डिस्टेंस पे थी, और सुनने के बाद मैं बहुत डर गई, तो फिर मैं उधर से निकल गई। अच्छा, साथ ही देखिए आप भी आसपास रहती होंगी, आपका क्लासेस आसपास होता होगा, यहाँ पर जो है निर्माण कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जब आप ऐसे ट्रॅव्हल करते हो तो? हाँ, हा जो संपूर्ण प्रकार त्या ठिकाणी झालेला आहे, यामध्ये जी काळजी घेणं आवश्यक होतं ती घेतली आहे की नाही याची चौकशी केली जाईल। अर्थातच ती घेतली असती तर कदाचित अशी परिस्थिती आली नसती। याला कोण जबाबदार आहे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, आणि तात्काळ जिथे जिथे काम चाललेलं आहे तिथलं सेफ्टी ऑडिट करून त्या ठिकाणी अशी घटना घडणार नाही या प्रकारचा प्रयत्न केला जाईल। मृतकांच्या परिवाराला शासनाच्या वतीनं मदत केली जाईल। जब कार्य शुरू किया जाता है, किसी प्रकार की यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स अगर देखा जाए तो परिपक्व नहीं है। अगर लोग गुजरते हैं अपनी जान जोखिम में रख कर लोग यहाँ से फिर LBS मार्ग का बिजी मार्ग है यहाँ से सफर कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बातें 1.5 महीने पहले के रोड के लेवल पर उनके जो सेफ्टी नॉर्म्स है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में सेफ्टी इश्यूज, सेफ्टी मेजर्स हैं, 90% वायलेशंस थे, और वह मैंने उनके निदर्शन में लाके दिया। देखिए, जब हम माया नगरी मुंबई की बात करते हैं, इतना बड़ा शहर है, लोकल ट्रेन की बात कर लीजिए, मेट्रो की बात कर लीजिए, मोनोरेल की बात कर लीजिए, आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। ट्रेन से जो है लोग गिरकर मर रहे हैं, मेट्रो का स्लैब गिरने से एक और जन की अभी मृत्यु हो चुकी है, मोनोरेल बंद कर दिया गया है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो प्रवास का पूरा माध्यम है मुंबई का, वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले आज की घटना बहुत ही दुखद है, पर राज्य के मुख्यमंत्री ने जो मुंबई के लिए एनविजन किया है कि हमारे करोड़ों मुंबईकरों का प्रवास सुखद हो, कंफर्टेबल हो, और इसके लिए इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे मुंबई में 14 मेट्रो लाइन का काम चल रहा है जो कार्यान्वित हो चुकी है। यह निश्चित ही कॉन्ट्रैक्टर और MMRDA की गलती है, पर ओवरऑल देखेंगे इस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, और मुझको विश्वास है होगी ही। Turning attention now to Tamil Nadu, where as the assembly elections are approaching, the political battle in the state is now getting more personal and intensifying. Tamil Nadu State BJP Chief Nagendran made personal remarks targeting actor politician Vijay, and his comments referred to another female actor as well. TVK is yet to react to those comments, but DMK was quick to launch a sharp attack on BJP.
Nagendran said that Vijay should come out of his residence, maintain a good relationship with family and run his party like a family man. He also described Vijay as both inexperienced and said that he actually pitied the new politician. His comments referred to a female actor as well. The remarks have triggered sharp reactions from all sides in battleground Tamil Nadu. The DMK has slammed Nagendran, calling the comments both uncivilized and an attack on the dignity and honor of a woman. The party questioned the silence of BJP's women leaders and alleged that BJP, in fact, does not respect women. Congress has also lashed out at the BJP, saying that personal life should not be dragged in politics like this. Listen in to all sides reacting to that sharp war of words in Tamil Nadu. பாவம், அவர் அனுபவமே இல்லாதவர். முதல்ல வீட்டிலேருந்து வெளியே வரணும். முதல்ல வெளியே வந்தால் தான் முதல்ல எல்லாமே நடக்க முடியும். இவர் அதாவது குடும்பத்தோடு நல்ல உறவு வைக்கணும், நல்ல தலைவர்கள் வழி நடத்தின இயக்கத்தை நல்ல முறையில் சொல்லணும். இதெல்லாம் இப்படி சார் 32% வாக்கு இருக்குன்னு தான் ஒரு நடிகர்னால சொல்ல முடியுமா? முதல்ல குடும்பத்தில் வீட்டிலேருந்து வெளியே வரணும் சார். குடும்பத்தினா வந்து ஒரு கட்சி நடத்தணும் சார். முதல்ல BJP leaders are all slaves of RSS. They follow Manu Dharma. Manu Dharma never give respect to women. So naturally he will talk only like that. That is why the people of Tamil Nadu are against BJP. They don't want to accept BJP only because they will spoil the unity and equanimity of the Tamil society. But in politics, leaders like Naina Nagendran, who were followers of MGR, should not have done that. But poor Nainar Nagendran, he had also fallen at the feet of RSS and he had become the slave of RSS. That is why he is talking like that. Shocking. Why he is talking about Why he is talking about BJP having lot of work, the ruling party in the country? Why you talking about? Why talking about the personal life? This is not fair. All right, with that, we wrap things up on the show. Thanks so much for watching. इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली है। सर, कल इंडिया पाकिस्तान का मच अवेटेड मैच है, क्या लग रहा है इतने विवाद के बाद आखिरकार ये मैच होने जा रहा है? अच्छा है, मैच हो रहा है और इंडिया फेवरेट्स है मेरे हिसाब से, बहुत शक्तिशाली टीम है। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन ये T20 मैच है, कुछ भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट ऑन पेपर इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। क्या लगता है ये डिप्लोमेसी और क्रिकेट एक साथ होना चाहिए? आप हर बार बल्लेबाजी करते आए हैं क्रिकेट के फेवर में। नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। और मैं सरप्राइज़ हुआ था जब पाकिस्तान पहले बोला था खेलेंगे नहीं। क्यों नहीं खेलेंगे यार? हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलते हैं, तो उसमें थोड़ी मैच आपको विड्रॉ करके वर्ल्ड कप जीत पाओगे। तो अच्छा हुआ खेल रहे हैं, बड़ा मैच भी, पर बड़ा मैच सभी है। आज भी बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, वो भी बड़ा मैच है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा मैच होगा, इंडिया वेस्ट इंडीज़ भी बड़ा मैच होगा। तो सारे बड़े मैचेस है। इंडिया पाकिस्तान हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट मैचेस तो सारे बड़े हैं। और ऐसे माहौल में जब इतना हाई टेम्पर है, और मैं कभी इंडिया पाकिस्तान से इतना एक्साइट हुआ नहीं है, क्योंकि हर मैच बड़े मैच है। और मैं समझता हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में तो इंडिया को और ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में इंडिया को और ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा हराने के लिए।